देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट और हर रोज की तरह शुरुआत करते हैं आज के हम संकेतों के साथ ही। संकेत आज विदेशी बाजारों से मिले जुले हैं क्योंकि अमेरिकी बाजार कल के सत्र में थोड़े मिक्स्ड ही क्लोज हुए थे और अगर एशियन मार्केट्स की आप शुरुआत देखेंगे तो वहां भी हल्की बढ़त देखी जा रही है। कॉस्पी निक्केई जो बाजार अब खुले हैं वो 1/4% से लेकर ½ % तक की बढ़त दिखा रहे हैं। अमेरिकी बाजार भी हल्की बढ़त के साथ बंद हुए थे और अच्छी बात यह है कि एसजेएक्स निफ्टी लगभग 32 अंकों पर अभी ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा कोर इंडस्ट्री के जो आंकड़े आए हैं वो थोड़े से निराशाजनक रहे हैं और ये 4.5% से घटकर 3.5% के आसपास रहे हैं। फोकस में रहेंगे फोर्टिस, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक जहां पर आज खप रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प की जो बिक्री है वो 13% बढ़ी है जून महीने में और फोर्टिस के लिए बोली लगाने का आज आखिरी दिन है और इस रेस में अब तक मुंजाल बर्मन, रेडिएंट, मणिपाल टीपीजी और आईएचएच शामिल हैं। लेकिन ओवरऑल संकेत कैसे मिल रहे हैं ये समझ लेते हैं। सीधे चलते हैं संदीप के पास, मेरे सहयोगी जो मुंबई से मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग संदीप, ओवरऑल क्यूज कैसे हैं आज की ओपनिंग से पहले? थोड़ी सी राहत है आज। अगर आप देखें दीपाली, एशियन मार्केट में जो शुरुआत हुई है वो पॉजिटिविटी के साथ हुई है, भले ही हल्के गेंस देखने को मिल रहे हैं। एसजेएक्स निफ्टी आप देखिए करीब 123% के आसपास की बढ़त आपको नजर आएगी। जो शुरुआत वहां पे भी है वो पॉजिटिव टोन के साथ ही देखने को मिली है। कल अगर आपको याद हो तो बड़े कट्स हमने एशियन मार्केट्स में आते हुए देखे थे, 2 से 2.5% तक की कमजोरी एशियन मार्केट में थी। उस गिरावट से आज कहीं ना कहीं एशियन मार्केट्स उभरते हुए दिख रहे हैं। हालांकि जो शंघाई अभी जो चाइनीज मार्केट खुले हैं वो अब भी हल्की गिरावट के इंडिकेशन दे रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि चाइनीज मार्केट्स कैसे बिहेव करते हैं। कल जो एशियन मार्केट्स में गिरावट हुई थी वो दरअसल इसलिए थी क्योंकि एकाएक चाइनीज मार्केट में गिरावट बढ़ती हुई दिखी थी, 2.5% तक की कमजोरी थी। उसका जो इम्पैक्ट है वो बाकी जो एशियन मार्केट्स है उसमें भी साफ तौर पर देखने को मिला था। लेकिन आज देखिए जो शुरुआत है काफी आप देखिए सपाट देखने को मिल रही है। कैसे चाइनीज मार्केट रिएक्ट करते हैं और ट्रेड वॉर को लेकर क्या अपडेट्स निकल के सामने आते हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल भी हम मेंशन कर रहे थे कि 6 जुलाई इंपॉर्टेंट डेट है जब $34 अरब के जो चीनी सामान है उसके ऊपर यूएस की ओर से जो ड्यूटी है वो लागू होती हुई दिखेगी। तो उससे पहले आप देखिए जो कॉशियसनेस है वो जरूर देखने को मिले, लेकिन हाँ आज जो बायसनेस है वो पॉजिटिव है क्योंकि कल जो यूएस के मार्केट्स की क्लोजिंग है वो भी पॉजिटिव देखने को मिली थी। 0.5% तक चढ़ के बंद हुए हैं। डाउ जोन्स देखिए 36 पॉइंट के आसपास के गेंस आपको नजर आएंगे, लेकिन दीपाली आपको बता दूं जो शुरुआत हुई थी यूएस के मार्केट्स में कमजोरी के साथ हुई थी। 1 पॉइंट पे डाउ में करीब 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट भी थी, यानी कि लोअर लेवल से अगर आप देखें तो डाउ जोन्स में करीब 235 पॉइंट के आसपास की रिकवरी भी देखने को मिल रही है। कल यूरोपियन मार्केट 1.25% तक गिर के बंद हुए, ये वही इंपैक्ट है जो कल हमने एशियन मार्केट्स में देखा था। तो आज अगर देखें तो यूरोपियन मार्केट्स की जो ओपनिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर इंडियन मार्केट्स पॉजिटिव खुलते हैं एशियन मार्केट के तर्ज पे और उसके बाद यूरोप का सपोर्ट मिलता है तो ये कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो काफी अहम होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए ट्रेड वॉर के लेके कैसे जो स्थिति है वो पैन आउट होती है और अगर चाइनीज मार्केट में कोई गिरावट नहीं आती और यूरोप में अगर अच्छी ओपनिंग आज हो जाती है दिन में तो फिर आप उम्मीद कर सकते हैं कि आज का सेशन कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छा रह सकता है। ठीक है, और क्रूड में किस तरह का कारोबार दिखा है कल के सत्र में संदीप? क्रूड में अगर आप देखें तो कोई बहुत बड़ा मूव नहीं देखने को मिला है दीपाली। कल अगर आप देखें तो जो WTI क्रूड है वो $74 के नीचे फिसला है। ब्रेंट क्रूड $77.5 के नीचे फिसला है। दरअसल इसलिए क्योंकि जो बीते हफ्ते जो ओपेक की बैठक का फैसला हुआ था उत्पादन बढ़ाने को लेके उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। ओपेक देशों से और रूस से जो उत्पादन है उसमें जो बढ़ोतरी है वो साफ तौर पर मार्केट्स में अब रिफ्लेक्ट होने लगी, जिस वजह से कल क्रूड में जो थोड़ी सी गिरावट है वो जरूर देखने को मिली थी। लेकिन आज जो एशियन मार्केट्स में ट्रेड है वो फिर से पॉजिटिविटी के साथ ही देखने को मिल रहा है। तो कोई बहुत बड़ा मूव नहीं है। तो ऐसा अगर आप क्रूड की बात करें तो उत्पादन बढ़ रहा है, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है इंडियन मार्केट्स की जहां तक बात है, लेकिन कीमतों में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है। तो उस लिहाज से क्रूड के लिहाज से देखा जाए तो शायद आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शुक्रिया संदीप आपका ये ओवरऑल संकेत बताने के लिए। अब देख लेते हैं कि कल के बाजार में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, यानी एफआईज डीआईज की ओर से किस तरीके का रुख रहा है। एफआईज ने कैश मार्केट में बिकवाली की है, वो भी 1205 करोड़ की। डीआईज ने कैश मार्केट में खरीदारी की है लगभग 350 करोड़ की और एफएनओ में एफआईज की ओर से पोजीशंस बनी है खरीदारी की तरफ 545 करोड़ की। इसके अलावा आप देखिए जो इंडेक्स फ्यूचर्स हैं वो बेचे हैं एफआईज ने 350 करोड़ के, इंडेक्स ऑप्शंस खरीदे हैं 319 करोड़ के और स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने खरीदारी की है 450 करोड़ के आसपास की। तो ये संकेत है संस्थागत निवेशकों की ओर से। लेकिन इन संकेतों के साथ आज शुरुआत कैसी हो सकती है, रणनीति आपको क्या रखनी है, इस पर चर्चा करते हैं। रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का जहां रोज हम बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। गुड मॉर्निंग अनिल जी। यूएस मार्केट तो हल्की बढ़त के साथ बंद हुए हैं, एशियाई बाजार मेले जुले हैं क्योंकि हैंगसेंग जो है वो हल्की कमजोरी दिखा रहा है और एसजेएक्स निफ्टी 32 अंक ऊपर है। तो ये संकेत ओवरऑल आज की ओपनिंग से पहले कैसे लग रहे हैं आपको? गुड मॉर्निंग दीपाली। संकेत मेरे ख्याल से ठीक है क्योंकि हांगकांग में थोड़ी सी जो कमजोरी है वो कल की
थोड़ी सी कमजोरी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि जो अमेरिका में रिकवरी देखने को मिली निचले स्तरों से वो काफी बेहतरीन है। दूसरा, कच्चा तेल स्टेबल है $78 के आसपास, थोड़ा सा नीचे है, तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव है। और हाँ, ये जरूर है कि चीन के बाजार अगर बहुत ज्यादा रिएक्शन न दे अमेरिका के घटनाक्रम पर तो फिर शायद बात बिगड़ेगी नहीं। कल करेंसी मार्केट में कमजोरी हुई है। अगर आज रुपया थोड़ा सा ठीक खुल जाता है, बहुत कमजोर ना हो या थोड़ी रिकवरी हो जाए, तो मुझे लगता है कि फिर हमारे लिए संकेत ग्लोबल मार्केट से न्यूट्रल से थोड़े से पॉजिटिव साइड पर है। और पॉजिटिव साइड पर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल जब हम बंद हुए तो ऐसा लग रहा था कि करीबन 125-150 पॉइंट तो डाउन नीचे बंद होना ही चाहिए। लेकिन जिस तरह से डाउन में निचले स्तरों से रिकवरी हुई वो थोड़ी फायदे की बात है। फिर भी एक चीज है कि भारतीय बाजारों के खुलने तक एशियाई बाजारों पर नजर रखनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा कमजोरी बढ़े तो ही चिंता की बात है। अदरवाइज अभी जिस तरह के बाजार हैं यही रहते हैं, तब भी हम मजबूती बना सकते हैं या फिर थोड़ा सा बेहतर फील कर सकते हैं। जी, तो फिर ऐसे में FIS के संकेत भी आपने पढ़े होंगे, क्या रणनीति आज के बाजार में रखनी चाहिए? देखिए, कैश मार्केट में बिकवाली तो हुई है, अच्छी बिकवाली हुई है FIS की तरफ से 1200 करोड़ की। घरेलू फंड ने थोड़ी बहुत खरीदारी की है, ज्यादा नहीं है, तो आंकड़े इतने मजबूत है नहीं एक्चुअली। और दूसरा, वायदा कारोबार में भी अगर आप देखें तो FIS की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ी बिकवाली हुई है और सामने स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं। 350 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, 450 करोड़ रुपए के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे। तो मिले जुले आंकड़े हैं बेसिकली, बहुत ज्यादा उसमें बदलाव नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आंकड़े मिले जुले से है। थोड़ा सा ये मान सकते हैं आपकी नेगेटिव साइड पे FIS और घरेलू फंड के आंकड़े अगर आप मिलाकर देखें तो। जी, तो ऐसे में कैसी शुरुआत आज हो सकती है, क्या रणनीति रखे ट्रेडर्स? ये शुरुआत ठीक होनी चाहिए क्योंकि देखिए कल काफी हद तक ना ट्रेडर्स की पोजीशन कम हुई है, खासतौर से कमजोर ट्रेडर्स जिन्होंने शुक्रवार को तेजी की पोजीशन सीरीज के पहले दिन बना ली थी। उन्होंने सोचा नहीं था कि बाजार 10,700 के नीचे ट्रेड करेंगे गैप से खुलने के बाद। ये नहीं सोचा था कि 10,650 के नीचे भी जाएंगे। लेकिन एक अच्छी बात जो दिखी बाजार में वो है कि सीरीज की शुरुआत में जो सबसे अहमियत वाला सपोर्ट लेवल है वो है 10,600, जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में बना हुआ है। एग्जैक्टली उसी लेवल पर बाजार ने सपोर्ट लिया और वहां से रिकवरी दिखाई बंद होते होते। और 10,650 के ऊपर की क्लोजिंग बुरी नहीं है, अच्छी तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत बुरी नहीं है। और कल आप फिर से देखिए निफ्टी के फ्यूचर्स में कोई ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ नहीं है और प्रीमियम में आया है 1 पॉइंट पे, जो कि 19-20 पॉइंट डिस्काउंट पर चल रहा था। तो थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि तेजी की पोजीशन भी कम हुई, तो शॉर्ट कवरिंग भी निचले स्तरों पर देखने को मिली है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 90,000 शेयर ओपन इंटरेस्ट में बढ़ते हुए दिखे और ये भी डिस्काउंट से प्रीमियम में आया, तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग निचले स्तरों पर होती हुई दिखी है। क्योंकि आप देख भी सकते हैं कि FIS डेटा में इंडेक्स फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट में कमी आती हुई दिखी है। जहां तक आज का सवाल है, 10,700 इसलिए बड़ा अहमियत वाला लेवल है दीपाली, क्योंकि 10,700 के पुट और कॉल ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट जो 10,700 के पुट में है वो 19 लाख शेयरों का है, कॉल्स में 27 लाख शेयरों का। तो असली मजबूती बाजार में तभी दिखेगी जब आप 10,700 के पार निकल कर ट्रेड करें। मेरे लिए आज 10,600, 10,725 ये ट्रेडिंग रेंज है जिसके बीच में बाजार वक्त बिताने की कोशिश करे। दूसरा, बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 26,050, 26,450 ये ट्रेडिंग रेंज है जिसमें बैंक निफ्टी वक्त बिताने की कोशिश करे। और बैंक निफ्टी के लिए ये जरूरी होगा निर्णायक लेवल के तौर पर 26,300 के पार निकल कर ट्रेड करे। जैसे 26,300 के पार निकल कर ट्रेड करेगा बैंक निफ्टी में मजबूती आएगी और 26,300 के नीचे जब तक है तब तक बैंक निफ्टी में थोड़ी सी कमजोरी का माहौल रह सकता है। तो वायदा कारोबार के आंकड़े मिले जुले हैं, हम 10,600 के नीचे नहीं गिरेंगे ये तो साफ दिख रहा है। और ऊपरी स्तरों पर 10,700 के ऊपर टिकने के बाद 25 से 50 पॉइंट की मजबूती आपको और मिल सकती है, ये वायदा कारोबार में दिखा है। जहां तक ट्रेड का सवाल है, निफ्टी में 10,600 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने का मौका बन सकता है। ऊपरी स्तरों पर 10,700, 10,725 ये दो टारगेट रखने चाहिए। 10,725, 10,750 की रेंज में आप शॉर्ट भी कर सकते हैं अगर तेजी होकर वहां पर मौका मिले। और 10,775 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। फिर से आपको 10,700, 10,675 तक निफ्टी नीचे की तरफ से चलता हुआ दिख सकता है। ऐसा लग रहा है कि ट्रेडिंग के मौके दोनों ही तरफ बनेंगे, बाजार और सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होता हुआ दिखेगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 26,050 के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहिए, 26,350, 26,450 दो टारगेट के लिए। और 26,400 के ऊपर शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए अगर मौका मिले तो। 26,500 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और नीचे की तरफ वापस से 26,250 तक के लेवल के लिए। तो मौके दोनों तरफ बनेंगे, थोड़ा सा काउंटर ट्रेड करना होगा, वोलेटाइल हो सकते हैं मार्केट। और क्योंकि ब्रॉडर मार्केट ज्यादा मजबूत दिख नहीं रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अभी भी बिकवाली हो रही है, तो मुझे लगता है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ छोटी ट्रेडिंग पोजीशन से ट्रेड करना ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है,
शुक्रिया अनिल जी आपका ये पूरी स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की ट्रेडिंग रेंज आपको बताई गई है। दोनों ही तरफ के ट्रेडिंग के मौके आज के सत्र में आपको मिल सकते हैं। निफ्टी के लिए जो रेंज रहेगी वो 10,610 से 10,725 के बीच रहने की संभावना है और बैंक निफ्टी के लिए 26,050 से 26,450 ये एक दायरा होगा जिसमें बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ आज के सेशन में दिख सकता है। तो ये तो बात हुई इंडेक्स की, लेकिन अब बात करेंगे उन शेयरों की जो कि आज खबरों में है। रुक कर लेते हैं स्टॉक्स टू वॉच का। पूजा है हमारे साथ ये स्टॉक्स लेकर। गुड मॉर्निंग पूजा, बताइए कौन से शेयर्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपाली। शुरुआत ऑटो नंबर्स के साथ करते हैं। हीरो मोटोकॉर्प के कल बाजार बंद होने के बाद आंकड़े आए हैं। कल हमने देखा था कि सारे मोस्टली जितने भी कंपनीज के नंबर्स थे वो मार्केट के दौरान ही आ गए थे। हीरो मोटोकॉर्प एक कंपनी रह गई थी और यहाँ पर जून बिक्री में 13% की बढ़त देखने को मिली है। और अप्रैल जून क्वार्टर की अगर बात करें पहले तिमाही की, तो रिकॉर्ड बिक्री के आंकड़े इस बार कंपनी ने दिखाए हैं। तो अच्छे नंबर्स हैं हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से। करीब 13% की बढ़त कुल बिक्री में इस बार देखने को मिली है। स्ट्राइड शासन भी आज फोकस में रहेगा, कुछ फार्मा स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। पहले स्ट्राइड शासन की बात करें तो कंपनी को यूएस एफडीए की तरफ से उनके एक टैबलेट के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। मिलनासिप्रान हाइड्रोक्लोराइड इस टैबलेट को मंजूरी मिल चुकी है और ये जो टैबलेट है ये पेन किलर है, दर्द की दवा है, तो इसको यूएस एफडीए की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। और इस खबर के चलते, इस डेवलपमेंट के चलते आज स्ट्राइड शासन पर आपको नजर रखनी है। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर भी कंपनी को भारत में रेपाथा लॉन्च के लिए डीजीसीआई से मंजूरी मिल चुकी है। ये अपने तरीके की भारत में पहली दवा है और इकलौती दवा है और इसकी तरफ से यहाँ पर डीजीसीआई की तरफ से मंजूरी मिलना ये एक बड़ा डेवलपमेंट है कंपनी के लिए, डॉक्टर रेड्डीज के लिए। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर रखिए। एनसीसी कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, करीब 2060 करोड़ के कुल 4 ऑर्डर कंपनी को मिले हैं, एनसीसी को मिले हैं। और अगर इस पूरे तिमाही की बात करें तो अब तक जो कंपनी की ऑर्डर बुक है वो करीब 3,660 करोड़ के भी ऊपर पहुंच चुकी है। तो एनसीसी इस खबर के चलते आज फोकस में रहेगा। और आज फोर्टिस पर भी नज़र रखिए। 3 जुलाई ये डेट थी जिसमें कि जो बोली जमा करने की आखिरी दिन थी वो 3 जुलाई तक एक्सटेंड कर दी गई थी। अब आज फोर्टिस पर नजर रहेगी किस तरह का अपडेट आज निकल कर आता है। आप देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट। एक बार देख लेते हैं एसजीएक्स निफ्टी को। हालांकि एशिया बाजारों से जो संकेत मिल रहे हैं वो हल्की बढ़त के मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी अब 18 अंकों पर 10,668 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज आपको कमोडिटीज में क्या करना है इस पर एक अपडेट ले लेते हैं। पहले आप देखिए क्रूड का हाल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $77 के ऊपर ब्रेंट का भाव है और नाइमेक्स $74 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर सोने चांदी की चाल आपको बताएं कल के सत्र की, तो सोने में हल्की सुस्ती हमने देखी है और जो गोल्ड है वो 6 महीने के निचले स्तरों पर अमेरिकी बाजारों में, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ट्रेड कर रहा है। वहीं सिल्वर देखें तो यहाँ पर हल्की बढ़त के साथ, हल्के दबाव के साथ कल क्लोजिंग हुई थी। लेकिन करना आपको क्या है, अजय बहेटी हैं, उनसे पूछ लेते हैं आज के सत्र में। अजय गुड मॉर्निंग, बताइए आज के लिए कौन सी 2 कमोडिटीज होंगी जहां पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं? वेल गुड मॉर्निंग। आई थिंक जैसा आपने कहा कि गोल्ड अभी भी 6 महीने के निचले स्तर पे ट्रेड कर रहा है और अभी भी कोई रिवर्सल साइन नहीं है। तो मैं समझता हूँ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अभी भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। 30,380 के आसपास एमसीएक्स गोल्ड बेचकर काम कर सकते हैं। 510 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। टारगेट रहेगा 30,180 का। ठीक है। और दूसरी कमोडिटी कौन सी होगी आज ट्रेडिंग के लिए? आई थिंक क्रूड ऑयल में ट्रेंड अभी भी फर्म है और तेजी बरकरार है। एमसीएक्स की बात करें तो 5,100 के करीब एक अच्छा इंट्राडे सपोर्ट है जहां पर खरीदारी करके काम किया जा सकता है। अपसाइड में हमारा लक्ष्य रहेगा 5,190 का और इस केस में स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 5,050 का। ठीक है। तो क्रूड में खरीदारी की सलाह है 5100 के स्तर पर और गोल्ड में बिकवाली की राय है अजय बहेटी की ओर से। इसके अलावा रुपए पर क्या आउटलुक होगा आज के लिए? रुपया अभी भी मुझे लगता है ट्रेंड अभी भी यूएसडी INR का पॉजिटिव ही है। ओवरऑल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 69.10 के टारगेट के लिए आज खरीदारी करके काम कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। चलिए शुक्रिया अजय ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो 69.10 इन टारगेट्स के लिए पोजीशंस आप खरीदारी की तरफ बनाइए। 68.55 का स्टॉप लॉस रखिए। ये रुपए पर रणनीति है आज के लिए। एक बार क्रूड की रणनीति बता देते हैं। 5100 के स्तर पर आप क्रूड को खरीद सकते हैं। जो लक्ष्य ये बता रहे हैं आज के लिए वो रहेगा 5,190 का। 5,050 का स्टॉप लॉस रखिए। गोल्ड अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 6 महीने के निचले स्तरों पर है। कल भी हल्के दबाव के साथ बंद हुआ है। ट्रेंड घरेलू बाजार में भी बिकवाली का रखिए। 30,380 के स्तर पर बेचिए। 30,180 के लक्ष्य के लिए 30,510 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन अब बात करते हैं इक्विटीज की। हमारे साथ रोहित सिंगरे मौजूद हैं, उनका व्यू ले लेते हैं निफ्टी पर और उनकी पिक्स भी पूछ लेते हैं। गुड मॉर्निंग रोहित, पहले तो निफ्टी पर ही बताइए क्या आउटलुक है आज के लिए?
गुड मॉर्निंग दीपाली। आई थिंक निफ्टी में मेरे ख्याल में अभी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए हमको। कल भी हम लोग ने देखा था कब करीब 10,600 से निफ्टी ने काफी अच्छा बाउंस दिया था। तो इसका मतलब 10,600 के जो पुट में काफी अच्छे जो ओवा है वो स्टैंडिंग है। तो मेरे ख्याल में एक वो काफी अच्छा सपोर्ट के लिए काम करेगा आज के सेशन में भी। तो वहीं पे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। ऊपर की तरफ इमीडिएट रेजिस्टेंस 10,700 है, वो अगर ब्रेक कर जाता है तो 720 730 तक का एक क्विक मूव हम लोग को देखने को मिलेगा। तो जहां पर मेरे टारगेट रहेंगे आज के सेशन के लिए, तो निफ्टी में बाय की सलाह रहेगी 720 के टारगेट के साथ में 10,600 के स्टॉप लॉस पे। ठीक है, स्टॉक्स कौन से रेकमेंड करेंगे आज के लिए? स्टॉक्स में हम लोगों ने कल पेंट स्टॉक में काफी अच्छा एक मूव देखा था कल के सेशन में। सभी एशियन पेंट, कंसाई, बर्जर, आई थिंक उसमें से मैं एशियन पेंट चूज करना चाहूंगा। आर्ली चार्ट पे काफी अच्छे ब्रेकआउट हम लोग को चार्ट पे देखने को मिले हैं। आई थिंक यहाँ पर मूव आज भी कंटिन्यू रहेगा। 1320 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1270 का मेंटेन करके चलना है। दूसरा स्टॉक मेरा MHRIL रहेगा। इसके अंदर काफी अच्छा एक बॉटम फॉर्मेशन हम लोग ने कल के सेशन में देखने को मिला है। आई थिंक आज भी मूव कंटिन्यू रहेगा। 308 के टारगेट के लिए बाय करके चल सकते हैं 296 के स्टॉप लॉस पर। शुक्रिया आपका रोहित। रोहित ने 2 स्टॉक्स बताए हैं खरीदारी के लिए। एक तो महिंद्रा हॉलीडेज 308 के लक्ष्य के लिए आप खरीदिए, 296 का स्टॉप लॉस रखिए। और दूसरी ट्रेडिंग पिक है उनकी ओर से एशियन पेंट्स, 1320 का लक्ष्य रहेगा, 1270 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो ये तो रोहित की पिक्स हुई LKP सिक्योरिटीज की ओर से, लेकिन अलग अलग हाउसेस की ओर से कुछ और रिकमेंडेशन आई हैं। IDBI कैपिटल मानता है कोरोमंडल इंटरनेशनल स्टॉक को आप खरीदिए, 421 का लक्ष्य रखिए ऊपर की तरफ, 401 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 3.5% बढ़कर 407 पर ये बंद हुआ था। अपोलो हॉस्पिटल, ये स्टॉक इनको अच्छा लग रहा है 1098 के टारगेट्स के लिए, 1048 इसका स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। खरीदारी की कॉल है। साथ ही एशियन पेंट्स, यहां पर अभी रोहित भी खरीदारी की सलाह दे रहे थे, उनके भी टारगेट 1320 के थे। एक्सिस सिक्योरिटीज भी मानता है कि एशियन पेंट्स अच्छा लग रहा है, खरीदारी की सलाह है। 1320 के लक्ष्य, 1270 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन एक बार एशियाई बाजारों की अपडेट आपको बता देते हैं, क्योंकि एशियाई बाजारों में स्पेशली जो हैंगसेंग के बाजार है वो कल बंद थे। यानी कल जो रिएक्शन हमने देखा था एशियाई बाजारों पर, उसमें हैंगसेंग का रिएक्शन नहीं आया था, इसलिए वो आज रिएक्ट कर रहा है। लेकिन भारी बिकवाली दिख रही है और 500 अंक, इनफैक्ट 850 अंक का हैंगसेंग टूट चुका है। 3% की कमजोरी हैंगसेंग में देखी जा रही है। तो भारी बिकवाली इस वक्त हावी हुई है हैंगसेंग के बाजारों में। और इनफैक्ट जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि जो ट्रेड वॉर टेंशंस हैं वो अभी भी बनी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए हैं वो 6 जुलाई से एप्लीकेबल होंगे चाइनीज प्रोडक्ट्स पर, और चाइना की ओर से भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां पर 25% तक टैरिफ लगाने की वो बात कर रहे हैं। तो ये जो ट्रेड वॉर की चिंता है वो अभी भी बरकरार है। हैंगसेंग कल बंद था, लेकिन आज भारी बिकवाली दिख रही है और लगभग 3% टूटकर ये हैंगसेंग का बाजार अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये संकेत एशियाई बाजारों से अच्छे नहीं हैं, जो कि अभी भी मूड बिगाड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आज किन स्टॉक्स पर किन ब्रोकरेज हाउसेस की ओर से रिपोर्ट आई है लंबी अवधि के लिए, ये समझ लेते हैं। संदीप के पास चलते हैं, बताइए संदीप। शुक्रिया दीपाली। पहले तो एक लिकर स्टॉक है यूनाइटेड ब्रिवरीज, इस पे नजर रखिए। एक MK की रिपोर्ट आई, उन्होंने टारगेट प्राइस को इंक्रीज किया है, टारगेट बढ़ाकर 1400 रुपए किया है, पहले 1350 रुपए का था। लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय अब भी बरकरार है। वो ये कह रहे हैं कि Q1 FY19 जो मौजूदा तिमाही चल रही है उसमें जो चैनल चेक्स उन्होंने किए हैं उसको वो इंडिकेट कर रहे हैं कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफी मजबूत देखने को मिल सकती है। वैसे भी जो प्रीमियम सेगमेंट है वहां पे कंपनी अपना फोकस बढ़ाती हुई दिख रही है, वहां पे जो मार्जिन है वो काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ कारण है जिस वजह से MK ने यूनाइटेड ब्रिवरीज का जो टारगेट प्राइस है उसको ऊपर की ओर रिवाइज किया है। लेकिन पावर ग्रिड पर सिटी की रिपोर्ट आई है, उन्होंने डाउनग्रेड किया है। स्टॉक का टारगेट प्राइस 242 रुपए था, पहले 232 रुपए अब कर दिया है। लंबी अवधि के लिए अब भी उन्होंने शेयर को खरीदारी की लिस्ट में ही बरकरार रखा है। वो कह रहे हैं कि FY21 के बियॉन्ड भी इनका जो ट्रांसमिशन सेगमेंट में जो क्षमता विस्तार है वो जारी रह सकता है। लेकिन वेतन बढ़ोतरी इन्होंने नहीं करी, उसमें देरी की है, डिले किया है, जिस वजह से हो सकता है इनके जो मार्जिन है उस पर तो प्रेशर आना लाजमी ही है। तो डिले किया गया है, मार्जिन पर जो प्रेशर आ सकता है उस वजह से जो टारगेट प्राइस है उसको कट किया गया है। आखिर में BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पे सिटी की एक रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस यहां पे भी कट किया गया है। पहले 90 रुपए था, अब उसे सीधे घटाकर 75 रुपए कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से कमोडिटी कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, इनकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, जो लागत है, उसमें इजाफा देखने को मिलेगा, जिस वजह से इनके जो मार्जिन है वहां पर भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो टारगेट प्राइस है उसे 90 से घटाकर 75 रुपए किया गया है।
ठीक है, शुक्रिया संदीप आपका ये रिपोर्ट्स बताने के लिए। ये अलग अलग स्टॉक्स पर आई हैं। बीएचएल पर एक नजर रखकर चलिए, जहां पर लक्ष्य को कट किया है सिटी ने, 90 से घटाकर 75 किया है। लेकिन अब बात करेंगे बैंकों की, और एनपीए से निपटने को लेकर बनी सुनील मेहता कमेटी ने अपनी जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो वित्त मंत्रालय को सौंप दी है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कमेटी ने अपने रिपोर्ट में बैड बैंक बनाने का कोई सुझाव नहीं दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि एनपीए से निपटने के लिए एनडीए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सुनील मेहता कमेटी ने सशक्त प्रोजेक्ट का सुझाव भी दिया है, जिसमें लोन रिकवरी के लिए 9 पॉइंट का सुझाव दिया गया है। और वित्त मंत्री ने कहा कि बैड लोन की रिकवरी से बैंकों की जो क्रेडिट स्थिति है उसे सुधारने में मदद मिलेगी। लेकिन आपको बताएं कि जो सुनील मेहता कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें कई सारे सुझाव तो दिए गए हैं, लेकिन इन सुझावों के मद्देनजर 5 ऐसे सुझाव माने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा अहम है। एक एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन हुआ सुनील मेहता से, प्रकाश प्रियदर्शी ने खास चर्चा की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ सुनील मेहता हैं, सजी मीडिया से बात करने के लिए शुक्रिया। किस तरह के प्रपोजल हैं, क्योंकि आज जिस कमेटी की अध्यक्षता आप कर रहे थे उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है और सरकार ने उसको स्वीकार भी कर ली है, तो कौन कौन से बड़े रिकमेंडेशंस किए गए हैं? उसमें बेसिकली हमने 5 रिकमेंडेशंस दिए हैं, और उसका एक जो मूल जो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो भी हमने अपनी प्रेजेंटेशन में आर्टिकुलेट करे हैं, दैट it should actually be value accretive for the PSPs. There should be a new governance architecture that should be there, and there should be a process that is completely transparent. And for stress assets that need to sort of move into these categories of suggestions that we've made, should be at a very transparent price if it moves into the AMC, AIF structure. So those are broadly the basis on which we have made our recommendations. And further, they should be all compliant with the current regulations. So there are no special dispensations that are required. And we looked at that primarily because अगर हम बहुत इसमें dispensations ज़रूरत हो, then it sort of delays the process. So our objective was that we should have minimal intervention of the government and absolutely minimal or no dispensation from any regulatory authority. क्योंकि मार्केट में ARCs और AMCs और AIF अभी भी अवेलेबल हैं, सो ये कैसे अलग होगा? The objective is through how do we create an asset management company which is partnering with an ARC, because ARC is really a pass-through. And then the asset management company works for the turnaround of those assets, funded through an AIF structure. और उसमें really this AMC is supposed to be, or this AIF structure is supposed to be a market maker. अगर उससे एक market more vibrant बनती है और AMCs और ARCs आएंगी मार्केट में, तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा दौर होगा आगे जाकर। तो कब उम्मीद करें कि AMC का गठन की शुरुआत हो जाएगी इसी प्रक्रिया से? तो जो हमने दिया था, हमने रिपोर्ट दी है, और अब बैंक्स पे है कि वो इकट्ठे कितना जल्दी मिलके इसको AMC को बनाते हैं। तो और इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, जिस तरह से मैंने आपको बोला ना, जिस तरह से हमारे जिस कमेटी ने जब वार्तालाप करे थे इन सब से, उनको बहुत ही इसमें इंटरेस्ट था। तो मेरे को तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट इट विल मूव क्वाइट रैपिडली। तो ये थी एक्सक्लूसिव चर्चा सुनील मेहता के साथ। लेकिन जब बैंकों की बात हो रही तो एक अपडेट आपको और दे देते हैं कि SBI का जो बैंकिंग और इकोनॉमिक कॉन्क्लेव है, 2 दिन का एक कॉन्क्लेव होता है, सालाना कॉन्क्लेव होता है, आज से इसकी शुरुआत हो रही है। और इस कॉन्क्लेव में अरुण जेटली भी मौजूद रहेंगे और वित्त मंत्री पीयूष गोयल भी होंगे। और इस कॉन्क्लेव की अहमियत थोड़ी सी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि मौजूदा समय में बैंकों के एनपीए को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। अभी सुनील मेहता कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन सौंपी हैं, और कई सारे सरकारी बैंकों के जो पूर्व एमडी और सीईओ की जो गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद एम्प्लॉयज का मोराल डाउन है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बैंकिंग इंडस्ट्री क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, क्या और कदम उठाए जा सकते हैं, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी इस SBI के बैंकिंग और इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में, जो कि आज से 2 दिन के लिए शुरू हो रहा है।